मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है मेगा गमीटोजेनेसिस। कल हमने जो टॉपिक करा था, कंप्लीट कर लिया वो टॉपिक, वो था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक दैट इज़ मेगा गमीटोजेनेसिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज़ मेगा गमीटोजेनेसिस? मेगा गमीटोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक किसके बीच में होता है बेटा? ओव्यूल के बीच में। याद है, ओव्यूल के सबसे बाहर तो होती हैं पहले इंटेगुमेंट्स, राइट। इंटेगुमेंट्स के अंदर फिर न्यूसैलस, न्यूसैलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एम्ब्रियो सैक, राइट। एम्ब्रियो सैक में जो है एम्ब्रियो ग्रो करेगा। क्लियर? सो हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट की। तो हम पहले मेगा गमीटोजेनेसिस का प्रोसेस समझेंगे, बट हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो मेगास्पोर हमने कल बनाया था, आप लोगों को याद होगा मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर्स बने थे। वो चारों में से 3 डीजनरेट हो गए थे, एक चिलाजल साइड वाला फंक्शनल था, याद है, राइट। सो मेगास्पोर जो फंक्शनल बचा था, दैट इज़ द मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन। यानी कि गेमिटोजेनेसिस के लिए जो सबसे पहला हमें सेल चाहिए होगा, दैट वुड बी मेगास्पोर, गेमिटोफिटिक जनरेशन। सो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गेमिटोफिटिक जनरेशन। क्लियर? अब ये रहा हमारे पास मेगास्पोर। ये मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया। मेगास्पोर, सपोज दिस वन इज मेगास्पोर। नाउ बेटा मेगास्पोर जो है दैट ग्रोज इन साइज। सी, मेगास्पोर ग्रोज इन साइज। वाई? बाय टेकिंग नरिशमेंट, बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम न्यूसैलस। Yes. So megaspore grows in size by taking nourishment from the nucellus. Now at this time जो megaspore होगा, megaspore divides mitotically. Students, mitosis क्या होती है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम इन mitosis. So nucleus of megaspore divides mitotically to form 2 nuclei. राइट। तो ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेगा, यानी कि इसकी होएगी अब फर्स्ट माइटोसिस, राइट। फर्स्ट माइटोसिस करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, बड़ा हो जाएगा, और फर्स्ट माइटोसिस करने के बाद इसके पास कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। और क्योंकि ये साइज़ में बड़ा हो गया तो हमें बीच में अब क्या दिखाने पड़ेंगे? वैक्यूल्स, क्योंकि जब साइज़ में बड़ा हो जाएगा तब ये न्यूट्रिशन गेन भी करेगा और फिर उसको स्टोर भी करेगा, राइट। तो द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई एंड सी ईच न्यूक्लियाई दे मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच गए, राइट। नाउ बोथ द न्यूक्लियाई एट द पोल सी। अब देखो इनकी क्या होएगी? सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस पे क्या होगा? सी, सेकेंड माइटोसिस पे इसने अगर एक माइटोसिस करी, इसके कितने सेल्स हो जाए, इसके कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 2। इसके कितने हो जाएंगे? 2। बाकी न्यूट्रिशन, बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह वैसा ही, राइट। अब इसके बाद अब थर्ड माइटोसिस। सी, थर्ड माइटोसिस में ये 2 न्यूक्लियस हैं, अगर ये माइटोसिस करेंगे तो 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 एंड 4। एक माइटोसिस से एक ने 2 बनाए, दूसरे ने भी 2 बनाए, तो टोटल कितने हो गए? 4। दूसरे पोल पे भी 4 हो गए, राइट। तो हम कह सकते हैं
एट द एंड ऑफ थर्ड माइटोसिस। 3 माइटोसिस पूरी करने के बाद टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और मैं आपको बता दूं ये सारी के सारी जो डिविजन्स हुई हैं ना अभी, राइट, वो कैसी हुई हैं बेटा? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर थी। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन तो हुई है बट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। देखो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं ना हो रही, राइट। सेल वॉल जो है वो नहीं बन रही, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? अब इसके बाद देखो क्या होगा। आउट ऑफ दीज 4 1 न्यूक्लियर फ्रॉम 1 पोल टूवर्ड्स कम टूवर्ड्स सेंटर। इससे भी एक सेंटर में आ जाएगा। सी, यानी कि अब क्या होएगी? 3+1 अरेंजमेंट। सी, 1 न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस, थर्ड न्यूक्लियस। इसका एक न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे सेंटर में। नीचे भी 1 2 और 3, एक न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया? यहाँ पे सेंटर, राइट। ये बात समझ में आई है आपको? सो ये जो न्यूक्लियस सेंटर में आए हैं दे आर नोन एज अ पोलर न्यूक्लियाई, राइट। दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। तो हम कह सकते हैं कि मेगास्पोर से 3 माइटोसिस करने के बाद जाके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो, इसमें मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब ध्यान से सुनो। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, टोटल 8 न्यूक्लियस थे ना, उनमें से 6 न्यूक्लियस की तो नई वॉल्स आ जाएंगी और वो सेल्स बन जाएंगे, राइट। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, तो 3 जो है न्यूक्लियस की तो ये आ गई, वॉल्स डिवेल्प हो गई, सेल वॉल। और ये क्या बन गया? अब एग अपरेटस। क्या बन गया? एग अपरेटस। उसमें से ये वाला, दिस वन इज़ द एग सेल, और ये दोनों क्या हैं बेटा? साइनर्जिड्स। क्या हैं? साइनर्जिड्स हैं। क्लियर? और दूसरे पोल पे कितने न्यूक्लियस थे? 3, तो उनमें भी क्या बन गए? 3 सेल्स बन गए, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। सेंटर वाले 2 न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े रहेंगे बेटा, इनकी कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होनी। सो 6 आउट ऑफ 8 nuclei, they are surrounded by the wall and they organize into cells, right. 3 cells they are formed at the micropyle region and 3 cells they are formed at the chalazal end, right. Clear ये चीज़? So this is called as egg apparatus and these are known as एंटीपोडल सेल्स, राइट। आप इनमें से देखो, अगर मैं आपको एग अपरेटस की बात बताऊं तो इसमें एक एग है और 2 छोटे जो हैं ये साइनर्जिड्स हैं, राइट। इनको कलेक्टिवली हम एग अपरेटस बोलेंगे। क्लियर? और ये एंटीपोडल सेल्स हैं। ये बात क्लियर हो गई, राइट। सो ये जो बोथ पोलर न्यूक्लियाई हैं बेटा, ये सेंट्रल, दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। बेटा ये वाला, ये सेल, दिस वन इज अ सेंट्रल सेल। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई किस में है बेटा? सेंट्रल सेल में प्रेजेंट है। ये वाला सेंट्रल सेल है। क्लियर? एंड जो 2 पोलर न्यूक्लियाई दे आर प्रेजेंट बिलो द एग अपरेटस। थोड़ी हमें इसको एग अपरेटस के पास बनाना होता है। दे आर प्रेजेंट बिलो द एग अपरेटस, राइट। तो यहाँ पे हम इनकी डिस्कशन, अभी एम्ब्रियो सैक की डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अभी पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट। देखो मेगामेटोजेनेसिस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोर जो है वो कहाँ से बना था? फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी ने क्या करी थी?
मियोसिस जिससे 4 मेगास्पोर्स बने थे, आउट ऑफ द 4 एक था फंक्शनल, बाकी 3 हो गए थे डीजनरेट। वही मेगास्पोर ने न्यूसेला से नरिशमेंट लेके ग्रो कर गया साइज़ में। ग्रो करने के बाद उसने पहली माइटोसिस करी तो 2 न्यूक्लियस, सेकेंड माइटोसिस करी तो 4 न्यूक्लियस, थर्ड माइटोसिस करी तो 8 न्यूक्लियस। उसके बाद इन 8 न्यूक्लियस की अरेंजमेंट 3+1 अरेंजमेंट, 3 न्यूक्लियस एक पोल पे, 3 न्यूक्लियस एक पोल पे, एक एक न्यूक्लियस दोनों सेंटर में, राइट। अब होएगी इनकी वॉल फॉर्मेशन। तो आउट ऑफ द 8 न्यूक्लियाई 6 की क्या हो जाती है, वॉल फॉर्मेशन। देखो 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, यहाँ पे ये 3 1 2 एंड 3 ये एंटीपोडल सेल्स हैं। ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये वाला, ये जो आप साइड वाला देख रहे हो, दिस इज़ सेंट्रल सेल। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 3 माइटोसिस देखो हुई थी, आफ्टर 3 माइटोसिस 7 सेल्ड, अब देखो ध्यान से, 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएट embryo sac is formed। सी ध्यान से सेल्स देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7, तो टोटल सेल्स कितने हैं, 7 सेल, बट न्यूक्लियस 8। सी 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 न्यूक्लियस, 6 7 8 न्यूक्लियस, टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बन गई। और इस 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। दिस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं हम, राइट। और बेटा ये जो दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है, इट इज़ नोन एज पॉलीगोनम टाइप। ये जो मैंने बनाया अभी, दिस इज़ नोन एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब ऐसा क्यों बोला जाता है इसको पॉलीगोनम टाइप, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन द प्लांट पॉलीगोनम बाय द साइंटिस्ट स्ट्रैसबर्गर। सो because it was discovered in plant Polygonum by scientist Strasburger, right? So beta polygonum type of embryo sac is the most common type of embryo sac that is found in the plants, right? Capsula में भी यही मिलता है। Polygonum type of embryo sac is most common in angiosperms, and even this is found in Capsula bursa, that's Shepherd's purse plant, right? और क्योंकि बेटा अब ध्यान से एक चीज़ देखो, हमने स्टार्टिंग में कितने मेगास्पोर लिए थे, बोला था एक ही फंक्शन होता है, तो क्योंकि एक मेगास्पोर से ये पूरा एम्ब्रियो सैक डिवेल्प हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, राइट। सो पॉलीगोनम type of embryo sac is known as monosporic type of embryo sac. Why? Because it develops from सिंगल मेगास्पोर, राइट। तो काफ़ी न्यू टर्म्स थी, पॉलीगोनम टाइप या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, राइट, और मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और बेसिकली अगर हम देखें तो एक मेगास्पोर से 3 माइटोसिस करने के बाद ही
एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हुई है, राइट। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एक एक सेल की स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट। तो ओवल सी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम इसकी। मैंने कहा था ना कि पोलर न्यूक्लियाई एग अपरेटस के पास से ही होते हैं, राइट। ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं और ये जो मैं बना रही हूँ ये सेंट्रल सेल बना रही हूँ अभी। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये है एंटीपोडल्स चलाजल एंड, राइट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले देखो शेप क्या है इसकी। शेप इज़ ओवल। मल्टीसेलुलर है, यस। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो 7 सेल्स हैं तो इट इज़ मल्टी सेलुलर। और हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्योंकि बेटा ये मियोसिस के बाद बना था। याद करो मेगास्पोर कैसे बना था, एमएमसी से, मियोसिस से, राइट। तो मियोसिस से बनेगा तो ये सारे सेल्स जो हैं वो आगे, मियोसिस के बाद माइटोसिस हुई है। एक बारी तो मियोसिस हो गई तो क्रोमोसोम नंबर पहले रिड्यूस टू हाफ हो चुका था। उसके बाद माइटोसिस अगर होगी भी तो भी क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम। तो एन क्या रहेगा, एन। यानी कि दिस इज ओवल मल्टीसेलुलर एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये किस में होता है, इसके बाहर क्या होता है बेटा, न्यूसेलस। सो इट इज एम्बेडेड इन न्यूसेलस, राइट। न्यूसेलस में ये क्या होता है बेटा, एम्बेड हुआ होता है। बेसिकली ये माइक्रोपाइलर एंड में एम्बेड हुआ होता है। यानी कि ये जो ओव्यूल है तो ये जो एम्ब्रियो सैक मैंने यहाँ पे दिखाया है ये माइक्रोपाइलर वाली साइड पे ज़्यादा है, राइट। तो ये एम्ब्रियो सैक माइक्रोपाइलर वाली साइड पे ज़्यादा एम्बेड हुआ होता है। सो टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है वो पॉलीगोनल टाइप ही है, मैंने बताया था। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर होती है इसकी और ये 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में यही मिलता है, राइट। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला एग अपरेटस। एग अपरेटस, एग अपरेटस भी किसकी साइड है, देखो माइक्रोपाइलर वाले एंड पे साइड पे है। इसमें क्या क्या है, एक एग है और 2 क्या हैं, साइनर्जिड्स हैं। तो ये दोनों क्या हैं बेटा, साइनर्जिड्स। और ये क्या है, एग सेल, राइट। तो साइनर्जिड्स और एग सेल। और एग अपरेटस की आप शेप देखो कैसी है, इट इज़ पायरिफॉर्म, pear shape, पायरिफॉर्म इन आउटलाइन, राइट। और ये तीनों जो हैं सेल्स वो ट्रायंगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, जैसे ट्रायंगल होती है। यानी कि एक साइनर्जिड ऐसा, दूसरा साइनर्जिड ऐसा और एग इस तरह से, तो ट्रायंगल की तरह, राइट। ये कैसे होंगे, अरेंज होंगे, राइट। तो दे आर अरेंज इन ट्रायंगुलर फैशन. So its shape is pyriform, but the cells are arranged in triangular fashion.
राइट। और बेटा जो सेल्स हैं जैसे एग अपरेटस के, बेटा उनकी जो वॉल्स हैं, ये देखो ये वॉल इनकी, ये एग सेल मैंने पीछे से दिखाया हुआ है, तो इनकी वॉल्स बेटा आपस में कॉमन वॉल्स होती हैं जुड़ी हुई। देखो जैसे ये पीछे से एग की होएगी ऐसे। सो द सेल्स ऑफ एग अपरेटस दे हैव कॉन्स्पिक्यूअस कॉमन वॉल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि इस जगह पे इनकी वॉल्स मिलती होंगी ऐसे। बाकी चिलाजल पीछे वाले एंड से ये क्या होंगे बेटा, खुले होंगे। सही देखो, जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इस जगह से इनकी वॉल्स जुड़ी हुई हैं, पीछे से एग की भी इस जगह से जुड़ी हुई होंगी, राइट। तो जो इनकी वॉल्स हैं, राइट, they are conspicuous, they are common at the micropylar end, right. The walls of egg apparatus are common at micropylar end, right. या माइक्रोपाइलर पोल, बट दे आर थिन टुवर्ड्स अ सेंट्रल। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इनकी वॉल्स थिन होएंगी और सेपरेट होएंगी टुवर्ड्स सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की तरफ इनकी वॉल्स थिन और सेपरेट होती हैं, ऊपर वाली साइड इनकी वॉल्स क्या होती हैं, आपस में कॉमन। क्लियर। नाउ बेटा अब हम एग अपरेटस की तो सिर्फ आउटलाइन की बात कर चुके हैं कि एग अपरेटस की शेप कैसी है, इनके वॉल्स कैसी हैं, इनमें कौन कौन से सेल्स हैं। अब हम इसके सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइनर्जिड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनर्जिड्स कितने हैं साइनर्जिड्स? 2, सो दे आर 2 इन नंबर एंड दे आर लेटरल, साइड्स पे हैं किसकी, एग सेल की। दे आर लेटरल टू एग सेल। इनका और नाम भी होता है, नर्स सेल्स भी बोलते हैं इनको कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं, दे आल्सो नोन एज कोऑपरेटिव सेल्स। एक और नाम होता है इनका, दे आर नोन एज हेल्प सेल्स, हेल्पर सेल्स। सो मैनी नेम्स। अब नाम से कुछ पता चल रहा होगा, नर्स सेल्स, कोऑपरेटिव सेल्स, हेल्पर सेल्स, इट मीन्स दे हेल्प, राइट, दे हेल्प द एग। और जो साइनर्जिड्स होते हैं, साइनर्जिड्स, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज समझते हो? पोलराइज मतलब हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन, प्रॉपर पोलराइज्ड होता है। इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है, देखो ध्यान से, साइनर्जिड्स का न्यूक्लियस जो है वो किस वाली साइड पे है, माइक्रोपाइलर वाली साइड पे है, राइट। लेकिन जो इसके वैक्यूल्स हैं, दैट आर टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। क्लियर। तो जो इसके न्यूक्लियस हैं, दे आर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड देयर वैक्यूल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल। सो साइनर्जिड्स, दे आर हैविंग polarized protoplasm, having nucleus towards micropylar end, whereas vacuoles towards chalazal end. टुवर्ड्स सेंट्रल सेल, नॉट चलाजल, चलाजल तो बहुत दूर हो जाएगा, टुवर्ड्स सेंट्रल सेल, राइट। और आपने एक चीज़ बड़े ध्यान से, और अगर डायग्राम देखियो, आपने ध्यान से एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइनिंग सी बनाई है ऐसी। बेटा ये जो है ना, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फिलीफॉर्म अपरेटर्स। क्या कहते हैं इसको हम? फिलीफॉर्म apparatus. These are finger-like projections and known as filiform apparatus. और ये कहाँ पे देखो, towards the micropylar end. Clear? और filiform apparatus के साइड पे ऐसे थोड़ी बड़ी सी finger-like होती है projection, उसको हम lateral hook बोलते हैं।
राइट। सो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का काम क्या हम बात करेंगे अभी। बेटा फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स किस में हेल्प करता है। बेटा ये जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है ना, ये बेसिकली हेल्प करता है इसको केमिकल रिलीज़ करने में। हेल्प अब यानी कि जो सिनर्जिड्स हैं दे हेल्प इन अट्रैक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब, क्योंकि वो केमिकल रिलीज़ करके हेल्प करवाते हैं पॉलन ट्यूब को, कि गाइड करवाते हैं, वे बताते हैं कि पॉलन ट्यूब ने कहाँ एंटर करना है। राइट। सो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स हेल्प इन गाइडिंग the pollen tube by releasing chemical, by helping in release of chemical. बेटा अभी हम इसका एग ऑपरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ एग ऑपरेटर्स में सिनर्जिड्स की बात कर रहे हैं। मैंने बताया सिनर्जिड्स जो हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो माइक्रोपाइलर वाली साइड पे होता है, इनके वैक्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल सेल की टाइप की साइड पे होते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। इनके अनदर नेम क्या होता है, कोऑपरेटिव सेल्स, नर्व सेल्स और हेल्पर सेल्स। राइट। बेटा सिनर्जिड्स का काम क्या है, अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड्स। बेटा सिनर्जिड्स होते हैं, सबसे पहली चीज़ सिनर्जिड्स जो है वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कराने में हेल्प करते हैं। जो न्यूसैलस के सेल्स होते हैं ना, देखो अगर ये एम्ब्रियो सैक है तो बाहर क्या होगा, न्यूसैलस। तो ये सिनर्जिड्स न्यूसैलस से नरिशमेंट लेके एग को देने के लिए हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट इज दे हेल्प इन ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। So they help in obtaining nourishment from the nucellar cells. सेकेंड जो सिनर्जिड्स हैं बेटा मैंने अभी बताया था कि दे गाइड द पॉलन ट्यूब। राइट। तो ये कोई केमिकल रिलीज़ करके ये क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, उसकी एंट्री के लिए गाइड करते हैं। क्योंकि देखो जब पॉलन ट्यूब एंटर स्टाइल से जा रही होगी तो ओवरी में कौन सा एक ओव्यूल होता होगा, कई ओव्यूल होते हैं। तो पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा उसने किस ओव्यूल में एंटर करना है, वो कैसे पता चलेगा, बाय रिलीज ऑफ केमिकल बाय द सिनर्जिड। राइट। सो सेकेंड इज इट हेल्प इन गाइडिंग पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट जो बेटा सिनर्जिड्स होते हैं ना वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। सो सिनर्जिड्स एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स। क्योंकि बेटा देखो जो सिनर्जिड है, देखो दो सिनर्जिड हैं। राइट। दोनों में से जो एक सिनर्जिड है, पहला एक सिनर्जिड कोई भी एक, वो कब डीजनरेट हो जाता है, पहले डीजनरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री। राइट। जैसे ही बेटा वो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो अपने केमिकल इतना रिलीज़ कर देता है कि वो ख़त्म ही हो जाता है ड्यूरिंग इट्स वे, गाइड करने के टाइम पे ख़त्म हो जाता है। एंड सेकेंड सिनर्जिड तब ख़त्म होगा, तब डीजनरेट होगा जब पॉलन ट्यूब हिट करेगी, पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट्स अंदर रिलीज़ करेगी। बिकॉज देखो सोचो अगर पॉलन ट्यूब अंदर आ रही है और वो एग को हिट कर गई तो एग बर्स्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला सिनर्जिड अपना सेक्रीफाइस करके अपने को खुद को डीजनरेट करके एग को प्रोटेक्ट करता है। सो एक्ट करता है एज शॉक एब्जॉर्बर। राइट। तो सिनर्जिड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स कब, ड्यूरिंग व्हेन द पॉलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स कंटेंट्स। जब पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट्स को डिस्चार्ज कर देगी ना, राइट, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उस टाइम पे ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। क्लियर। एंड फोर्थ वन इज जो बेटा ये सिनर्जिड होते हैं, दे हेल्प इन रिलीज ऑफ सम कीमोटैक्टिक सब्सटेंस। कीमोटैक्टिक मतलब जो किसी को केमिकल की तरफ अट्रैक्ट करवा कर लेकर जाएगी।
राइट। लाइक बेटा जो सिनर्जिड्स हैं, दे रिलीज कैल्शियम, और फिर किसको अट्रैक्ट करेगी? पॉलन ट्यूब को, टू अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब। समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो सिनर्जिड्स होते हैं ना वो हॉस्टोरिया डेवलप कर लेते हैं। सिनर्जिड्स डेवलप हॉस्टोरिया। ये क्या होता है हॉस्टोरिया? बेटा हॉस्टोरिया हम कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो देखो सिनर्जिड्स क्या करते हैं बेटा, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हॉस्टोरिया बनाकर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियोसैक को, जो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियोसैक उसको अभी। ये सभी में नहीं होता, ये कुछ प्लांट्स में होता है, लाइक कॉटुला में, सीडम में, उनमें होता है। सो सिनर्जिड्स डेवलप हॉस्टोरिया to give nutrition to developing embryo sac, right? Clear? For example, in the plant Cotula and in the plant Sedum, etc. तो यहाँ पर अब हमारे सिनर्जिड्स की बात ख़त्म हुई, यानी कि एग अपेरेटस के सिनर्जिड्स डन। नेक्स्ट पार्ट है इसका एग सेल। एग सेल, एग सेल का नंबर कितना था? जस्ट वन इन नंबर। और कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन द टू सिनर्जिड्स, राइट। और किस वाली साइड पे है? टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर साइड। और अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम, अब ध्यान से एग सेल देखो, ये वाला एग अपेरेटस का भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो पोलराइज्ड है। कैसे पोलराइज्ड है बेटा? इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ है? दैट इज़ टुवर्ड्स अ सेंट्रल सेल। जो इसका वैक्यूल्स होंगे वो टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर साइड पे होंगे। ये नज़र ही आ रहा है हमें, न्यूक्लियस इसका सेंट्रल सेल की तरफ है, राइट। So at maturity, the egg cell become polarized, that it has vacuoles and thick cell wall towards a micropylar side, whereas nucleus and thin wall towards a central cell, right? तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन एक ही है, that yes कि जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो मेल गेमीट होता है, फर्स्ट मेल गेमीट, याद है 2 मेल गेमीट्स थे, एक मेल गेमीट फ्यूज़ करेगा विद द एग टू फॉर्म द ज़ायगोट। So it helps in syngamy. So function is to perform syngamy, या function is that first male gamete fuses with the egg to form zygote by the process known as syngamy। यानी कि आप देखो इनका प्रोटोप्लाज्म की पोलैरिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी सिनर्जिड से। सिनर्जिड की कैसे थी? न्यूक्लियस टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर साइड, वैक्यूल्स टुवर्ड्स सेंट्रल सेल। वेयरएज इसका क्या है? न्यूक्लियस टुवर्ड्स सेंट्रल सेल और वैक्यूल्स एंड थिक वॉल्स टुवर्ड्स द सेंट्रल माइक्रोपाइलर एंड। यानी कि अब हमारा यहाँ पे एग अपेरेटस होता है ख़त्म। सेकंड है दैट इज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल बेटा ये वाला, ये राइट। सेंट्रल सेल कितना है? जस्ट इट इज़ लार्जेस्ट सेल एंड 1 इन नंबर। बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स भी होते हैं बीच में, रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वैक्यूल्स तो होंगे ही, राइट। और इसमें क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, राइट। ये देखो, दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़ कर जाते हैं और बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैं बता रही हूँ आपको। सो सेंट्रल सेल इज़ अ लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, राइट, एंड इट्स साइटोप्लाज्म इज हाईली वैक्यूलेटेड। is vacuolated. Clear? Because it has abundant reserve food material.
right? Central cell contain what? It contain two polar nuclei, and these two polar nuclei fuse just before fertilization. To form what? To form secondary nuclei. To form secondary nucleus, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियाई. एक और नाम इसका, दैट इज डेफिनेटिव न्यूक्लियाई. डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं. तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जिसका मोस्ट कॉमन नेम है दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियाई. सो पोलर न्यूक्लियाई दे गेट फ्यूज्ड जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. और सेंट्रल सेल का काम क्या है? बिकॉज सेंट्रल सेल में बेटा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है एंड दे टेक पार्ट इन द ट्रिपल फ्यूजन. सो फंक्शन क्या है बेटा? अब याद करो कि जो पॉलन ट्यूब होती है उसमें सेकंड मेल गैमीट भी तो होता है. फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करा था? एग के साथ. नाउ सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई. तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में कितने एन थे? 2n थे ना. पहले n था, फ्यूज़ होकर 2n बन गया. मेल के बीच में कितने n है? सिंगल n. एंड फ्यूज़न के बाद क्या बनेगी? 3n स्ट्रक्चर. उस 3n को हम क्या बोलते हैं? PEN. दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यानी कि इससे क्या बनना है? इस न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द सीड, फॉर द एम्ब्रियो. तो 3 क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज़ करें, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज़ नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. सो सेकेंडरी न्यूक्लियस टेक पार्ट इन ट्रिपल फ्यूजन एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कॉल्ड PEN, राइट. और PEN तो न्यूक्लियस का नाम होगा. पूरे सेल को, अब देखो ये सेंट्रल सेल है, अगर ये एंटीपोडल्स है, ये वाला, ये रीजन सारा, अब ये क्या होगा? ये वाला, दिस इज़ नोन एज PEMC, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल. न्यूक्लियस को PEN बोलेंगे, लेकिन सेल को PEMC, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल बोलेंगे, राइट. तो यहाँ पे हमने सेंट्रल सेल की डिस्कशन कर ली. थर्ड हमारे पास कौन से रह गए अब? एंटीपोडल सेल्स, राइट. एंटीपोडल सेल्स. बट एंटीपोडल सेल्स किस वाली साइड पे हैं? देखो, सी चलाजल वाली साइड पे हैं, राइट. इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं. बेटा इनके जो सेल्स होते हैं रिच इन स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन C, एंजाइम्स इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट. इनका काम भी नरिशमेंट लेना होता है फ्रॉम द न्यूसेलर सेल्स, राइट. और हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. So antipodal cells, they are 3 in number, present towards chalazal end. chalazal end वाली साइड पे होते हैं. and their cells are rich in starch, vitamin C, proteins, lipids and enzymes, oxidases. now हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की. बट जो इसका फंक्शन है दैट इज़ दे टेक नरिशमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूसेलर सेल्स. ये भी दे टेक नरिशमेंट, दे हेल्प टू टेक नरिशमेंट. यानी कि ये भी सेलेडिट्स की तरह न्यूसेलर सेल से हेल्प कर रहे हैं. क्या लेने से? नरिशमेंट लेने के लिए. ऑल्सो इनका और फंक्शन क्या है बेटा? ये हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र करने में न्यूट्रिएंट्स. एक तो लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लिए तो न्यूसेलर सेल से, एक और क्या करते हैं? ये ट्रांसफ़र भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को. किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को. सो दे ट्रांसफ़र न्यूट्रिएंट्स and growth hormones to developing embryo sac.
राइट। तो ये हो गया हमारे पास एम्ब्रियो सैक की डिस्कशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं ना जो आपस में, बेटा ये इंटरनली सभी के सभी कनेक्टेड होते हैं। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? बाय द मीन्स ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा स्टूडेंट्स क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होती हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। इस सेल और इस सेल के बीच में भी प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, इस सेल और इस सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, देन इनका इसके साथ, देन फाइनली सारे के सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होंगे वाया प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, राइट। तो इंटरनली all the cells, so at last all the cells of embryo sac are connected to one another, are connected to each other या one another by plasmodesmatal connections. और ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है? दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, राइट। तो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये साइटोप्लाज्म, इनका जैसे ये एक सेल है, ये सेकंड सेल है, दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या करता है बेटा? कम्युनिकेट करता है, ब्रिज, राइट, बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स ओनली। रिमेंबर, प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। तो आज हमने अपने इस वीडियो में एक तो मेगागैमेटोजेनेसिस और एक एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर दोनों डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स आज ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेनी है, थोड़ी बड़ी है वीडियो लेकिन यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो, राइट। ओके, बाय बाय।